मेरा नाम पूजा है। मैं एमपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा 10वीं क्लास तक ही हो पाई थी। मेरे माँ बाप में बहुत प्यार था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरे पापा एक ऐसे खानदान से संबंध रखते थे जिसके कुछ अपने पुराने ज़माने की रस्में थी, उसूल थे, जो मेरी पढ़ी लिखी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन पापा अपने खानदान की रस्मों के खिलाफ मम्मी को नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत सोच समझकर ये रस्मों रिवाज बनाए थे, जिन्हें तोड़कर पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। उनके खानदान का ये रिवाज था कि बेटी की शादी गांव से बाहर नहीं होगी। अगर बेटी की शादी होगी तो वो उसी गांव के ही किसी लड़के या मर्द से होगी। लड़की आ तो सकती है, जैसे मेरी माँ आई थी, लेकिन जा नहीं सकती। फिर चाहे गांव में शादी का जोड़ा हो या ना हो, उम्र का फर्क भी भुला दिया जाता था। लड़की 18 साल की और मर्द 50 साल का, या फिर लड़की 18-19 साल की और लड़का 14-15 साल का ही क्यों ना हो। जैसे ही लड़की 18 साल की होती है, उसी गांव के किसी लड़के के साथ बांध दिया जाता था। दूसरी रस्म थी औरतों की शिक्षा को लेकर। मेरे पापा के खानदान वालों का मानना था कि औरत को ज़्यादा शिक्षा देना ज़रूरी नहीं है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी और तमाम रस्म रिवाज के सख्त खिलाफ भी थी, लेकिन आखिर कब तक खिलाफ रहती वो उसके। आखिर थी तो वो औरत ही, दूसरा उनके साथ खड़े होने वाला कोई था भी नहीं। मुझे 10वीं क्लास तक पढ़ाई करा दी थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने लाख कोशिश की, लेकिन पापा ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया और 18 साल का होते ही मेरा रिश्ता गांव में अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया, जो कि मुझसे 10 साल बड़ा था। मेरी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार भी कर दिया था कि वो मेरी शादी एक अनपढ़ आदमी से हरगिज़ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर भी मम्मी कमज़ोर पड़ गई थी और फिर पापा की ही मर्जी चली और 2 महीने में ही धूमधाम से मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम रोहित था। देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही पुरानी सोच का मर्द था। शादी की पहली रात में दुल्हन बनी बैठी थी, काफ़ी डरी सहमी हुई थी। जब कमरे में रोहित आया तो उसने मुझसे बहुत नरमी से और प्यार से बात की, मुझे शादी की पहली रात का गिफ्ट भी दिया और फिर मुझसे बोला, हम अच्छे दोस्त बन गए हैं तो हम एक दूसरे की सारी बातें भी मानेंगे। मैं जो बोलूँगा वो तुम खुशी खुशी मानोगी। फिर वो मुस्कुराया और बोला, जब भी तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात सबसे पहले मुझे बताओगी। मैं थोड़ी हैरान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं रोहित के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, मेरा पति हर रोज़ मुझे अपने साथ लेकर बाहर जाता था, ये कहकर कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, और फिर गाड़ी में ही मुझे नींद आने लगती थी और कुछ ही देर में मैं सो जाती थी। और जब अगले दिन मेरी आँख खुलती तो मैं अपने घर में मौजूद होती थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से और गुस्से से घूरती रहती थी। मैं अपने पति रोहित से इस बारे में पूछती तो वो कुछ नहीं बताता, बल्कि कहता कि तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है। फिर उन्हीं दिनों मेरे ससुर ने घर पर एक काम वाली रख ली। ये देखकर मुझे धक्का सा लगा कि वो काम वाली किचन के काम यानी खाना पकाना वगैरह कर रही है। किचन के काम सिर्फ घर की औरतें यानी पत्नी, बहन, बेटी, बहू ही करती थी। तो फिर मेरे ससुर ने काम वाली कैसे रख ली? वो नौकरानी हर समय अपने चेहरे को, यहाँ तक कि अपने पूरे शरीर को ढक कर रखती थी। अपने पैरों तक पर जुराब चढ़ा के रखती थी। मेरे ससुर के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो गूंगी हो। लेकिन फिर मेरे ससुर के सामने ही उसकी ज़ुबान खुल जाती थी। मुझे अपने ससुर और नौकरानी पर शक होने लगा था। आज सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे। रोहित ने एकदम से चौंक कर पूछा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? उसके सवाल मुझे बहुत ही अजीब लगते थे कि अचानक मुझे उल्टी आ गई और मैं बाथरूम में भागी। वो भी मेरे पीछे आ गया था। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। मेरे बाहर निकलते ही वो बोला कि तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। अस्पताल ले जाकर मेरा चेकअप करवाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। रोहित ने ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। मैं बहुत रोई कि भला कौन अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से रोकता है। मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरे हर वक्त रोने पर रोहित ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं डर गई थी और फिर अपने बच्चे का ख्याल अपने दिल में ही दबाकर खामोश हो गई। लेकिन इसके बाद लगातार 1 साल के अंदर
रोहित ने 3 बार मेरा एबॉर्शन करवाया। अब तो मुझे रोहित से नफरत होने लगी थी। एक दिन दोपहर में मैं अपने घर के पीछे गार्डन में बैठी थी कि तभी मैं अपने ससुर को उस कामवाली के साथ कमरे में जाते देखा। मैं दंग रह गई थी, क्योंकि मेरे ससुर जिस तरह छुपकर नौकरानी के साथ जा रहे थे मुझे बहुत अजीब सा लगा था। मैं भी खामोशी से उस नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि देख सकूं कि दोनों इस तरह छुपकर क्यों जा रहे हैं। मैं कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी हुई थी। जब अंदर से आई आवाज़ सुनी और जैसे जैसे सुनती गई मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जो छूटकर नीचे गिर गया था और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कमरे से मेरी सास भी बाहर निकलकर हैरत से मुझे देखने लगी थी। मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मेरी सास मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मेरे ससुर और वो नौकरानी भी कमरे में आ गए। मैं अपनी बर्बादी पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरे ससुर और नौकरानी ने सारी हकीकत खोलकर मेरे सामने रख दी। मैंने अपने पति से बदला लेने के बारे में सोचा। मैंने अपने सास ससुर को सब कुछ बता दिया कि कैसे रोहित ने मेरी 3 बार प्रेगनेंसी गिरवाई। मेरे ससुर और सास चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहित ऐसा कुछ करेगा। अब की बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने रोहित को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरे सास ससुर ने कहा था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ने लगा मेरा पति परेशान हो गया था और फिर मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। कहा, अगर अब बच्चे को गिराया गया तो आपकी पत्नी की जान जा सकती है। ये सुनते ही वो सर पकड़ के रोने लगा। ठीक 9 महीने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा अंधा पैदा हुआ है और साथ ही साथ इस बच्चे का विकास नॉर्मल लोगों से अलग है। ये सुनते ही सबके ऊपर एक मातम सा छा गया था और रोहित घुटनों के बल नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा था कि तभी उस नौकरानी ने अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंक दी। उस नौकरानी को देखते ही मेरे पति के कदमों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो नौकरानी नहीं बल्कि वो तो मेरे पति की पहली पत्नी थी। कुछ साल पहले रोहित अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए गया हुआ था। वो लड़की बहुत सुंदर थी, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह। वो मेरे पति को बहुत पसंद आ गई। वो बहुत मासूम सी थी। मेरे पति को उससे मोहब्बत हो गई थी। वो तो अपनी बिरादरी की रस्म व रिवाज भी भूल गए थे और फिर नैनीताल में ही उससे शादी कर ली। 2 महीने अंजलि और रोहित एक साथ रहे। गांव के बुलावे पर रोहित वापस आने का कहकर चला आया। अंजलि प्रेग्नेंट थी, एक बेटे को जन्म भी दे दिया, लेकिन रोहित वापस नहीं लौटा। बच्चा जब 3 महीने का हुआ तो मालूम पड़ा कि उसके दिल में सुराख है और ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। उसकी जान बचाने के लिए अंजलि ने रोहित को ढूंढ निकाला, लेकिन बिरादरी के डर के कारण रोहित अंजलि के साथ रिश्ते से मुकर गया। अंजलि ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए रोहित को बद्दुआ दी कि अगर तुम झूठे हो और मैं सच्ची हुई तो भगवान करे तुम्हारी औलाद भी अपंग पैदा हो, किसी ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो कि तुम खून के आंसू रो। पता नहीं क्यों मेरे ससुर को अंजलि पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था। रोहित की चोरी से मेरे ससुर ने अपने नौकर के घर में अंजलि को छुपा दिया। फिर उस बच्चे का डीएनए करवाया तो मालूम हुआ कि वो लड़की सच कह रही थी। उसके बाद मेरे ससुर ने उस बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन अंजलि को और बच्चे को सबसे छुपा कर ही रखा, जिससे बिरादरी में उनकी इज्जत बनी रहे। इसी रोहित के साथ मेरी शादी भी करवाई। उस दिन भी अपने ससुर और कामवाली का पीछा करते हुए कमरे तक गई थी तो कमरे के अंदर से ऐसी ही आधी अधूरी सच्चाई सुनी थी। लेकिन आधी अधूरी सच्चाई सुनकर भी मैं पूरी बात समझ गई थी। और जब मेरी सास ने उस नौकरानी का चेहरा देखा तो वो भी सारी हकीकत समझ चुकी थी और मुझे भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अंजलि से माफ़ी मांगी, अपने पति की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर पलते हुए एक मासूम और नन्ही सी जान की वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बद्दुआ मेरे बच्चे को लगे। अंजलि ने मुझे माफ़ कर दिया था। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे सास और ससुर ने नाटक किया था और डॉक्टर को समझा दिया था कि तुम्हें बाहर जाकर कहना है कि बच्चा अंधा और एबनॉर्मल पैदा हुआ है, जिसे सुनते ही मेरे पति ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। इस बात को साल गुजर चुका है, लेकिन बिरादरी के रस्म व रिवाज अब भी वही हैं। मैं और अंजलि अब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम दोनों मजबूर हैं, लेकिन अपने पति को भी माफ़ नहीं किया है। एक घर में रहते हुए भी हम दोनों रोहित से बात नहीं करते हैं, क्योंकि शायद उनकी यही सज़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।